तो बच्चों कर्म का क्या आता है? क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या बताया मैंने? कि क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैंने यह लिखा कि वह पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में बच्चों पढ़ता है हमारा क्या है? क्रिया है। तो इस वह क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया के व्यापार का फल जो है वो किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? कर्म। कई बार क्या होता है कि हम वाक्य में कर्म के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में आपको कहीं पर कर्म का विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको लिखूं कि वह पुस्तक को पढ़ता है, वह पुस्तक को पढ़ता है, तो यहां पर जो है को विभक्ति चिन्ह विजिबल हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो को है, आपको पता है कि को जो होता है वह किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। वैसे तो हम ये लिखते कि वह पुस्तक पढ़ता है, लेकिन यहाँ मैंने आपको को कर्म को दिखाने के लिए, जो पुस्तक है वो कर्म है, इस कर्म को दिखाने के लिए मैंने इसमें से को बाहर निकाला है। यानी कि वह पुस्तक को पढ़ता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है में जो पुस्तक है वो क्या है? कर्म है। तो इसमें जो है को विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार बच्चों हमारा जो तीसरा भेद है कारक का, वह है करण कारक। देखो बच्चों, जो कर्ता होता है वह कोई ना कोई काम करता है, तो वह उस काम को करने के लिए, उस क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। आप कुछ काम करते हो, आप पत्र लिख रहे हो, पत्र लिखने के लिए आप कौन से साधन का प्रयोग करेंगे? आप कलम का यानी पेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार ओमवती चाकू से सब्जी काटती है। ओमवती सब्जी काट रही है, सब्जी किससे काट रही है बच्चों? चाकू से। तो ओमवती ने सब्जी काटी, सब्जी काटने के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया? चाकू का। आपने पत्र लिखा, पत्र लिखने के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया? आपने पेन का प्रयोग किया, आपने कलम का प्रयोग किया। तो कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो आप इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे कि कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है या क्रिया जिस साधन के द्वारा की जाए उसे करण कारक कहते हैं। कि जैसे वह कलम से पत्र लिखती है, तो यहां पर कलम से जो से है ये हमारा क्या है? ये करण कारक है। जो से होता है आपको पता है करण कारक का ये विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ वह पत्र लिख रही है कौन से साधन से? कलम से। तो जो ये से हुआ ये हमारा कौन सा कारक हुआ बच्चों? ये हमारा करण कारक हुआ। इसी प्रकार हमारा अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए काम किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन राम के लिए पुस्तकें लाया, चपरासी प्रधानाचार्य जी के लिए पानी लाया। तो जो क्रिया होता है जब वो किसी दूसरे के लिए की जाती है तो वहां पर बच्चों कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। राम श्याम के लिए पुस्तकें लाया, तो इस वाक्य में राम श्याम के लिए का प्रयोग हुआ है, अतः यह कौन सा कारक हुआ? यह है हमारा संप्रदान कारक हुआ। इसी प्रकार बच्चों हमारा जो अगला कारक है, हमारा अगला कारक है अपादान कारक। जो अपादान कारक होता है, हमारे करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, अपादान का भी से होता है। अभी मैं आपको अपादान के बारे में बता रहा हूं, इसके पश्चात मैं आपको करण तथा अपादान में अंतर भी स्पष्ट करके बताऊंगा। तो अपादान कारक क्या होता है कि जहां पर
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना पाया जाए, पृथक होना पाया जाए, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे राम स्कूल से घर आता है। अब राम स्कूल से घर आता है तो स्कूल से राम अलग हो गया है, तो यह हमारा अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है। जब गंगा हिमालय से निकली तो गंगा जो है वो हिमालय से अलग हो गई है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? हमारा अपादान कारक हुआ। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर गए हैं, तो पत्ते गिरे हैं तो वह वृक्ष से अलग हो गए हैं, उससे पृथक हो गए हैं, तो यहाँ पर बच्चों कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक हुआ। तो जो करण कारक है और अपादान कारक है बच्चों, उसमें क्या अंतर है? जो करण कारक होता है उसमें तो क्या होता है? काम को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, और अपादान में क्या होता है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। जब भी आपको वाक्य मिले, आपको वाक्य में जो से हमारा कारक है वो रेखांकित मिले, तो आपके मन में एक प्रश्न आ जाना चाहिए कि जो ये से है हमारा, ये हमारा करण कारक है या अपादान है। फिर आप उस वाक्य की दशा देखेंगे, उसकी सिचुएशन देखेंगे, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वहां पर कुछ अलग होने का ज्ञान हो रहा है तो वहां पर अपादान कारक है, और काम को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर हमारा करण कारक है। बच्चों एकदम से को देखते ही आपको यह नहीं लिख देना है कि यह करण कारक है या अपादान कारक है। इसको आपको तर्क के अनुसार सोचना है और उसके पश्चात ही आपको इसे लिखना है। उसके पश्चात हमारा है संबंध कारक। जो संबंध कारक होता है बच्चों, उसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। जहां एक वस्तु का संबंध, एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ स्थापित किया जाए या बताया जाए, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे यह घर राम का है, ये चूड़ियां सीता की हैं, तो यहाँ पर संबंध बताया गया है राम का घर से, सीता का चूड़ियों से। तो इस वाक्य में का, के, की का जो भी प्रयोग हुआ है वो क्या है? हमारा संबंध कारक है। इसी प्रकार अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या होता है? जहां क्रिया के आधार का बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे राम चारपाई पर बैठा है, तो यहां पर चारपाई पर क्या आधार बताया गया कि राम बैठा है, राम ने बैठने की क्रिया की और उसके बैठने का आधार क्या है? चारपाई, चारपाई पर बैठा है, तो यहां पर जो पर है ये हमारा कारक है, और कौन सा कारक है? ये हमारा अधिकरण कारक है। इसी प्रकार संबोधन कारक क्या होता है? जब किसी को बुलाया जाए या किसी को पुकारा जाए वहां पर कौन सा कारक होता है बच्चों? वहां पर हमारा संबोधन कारक होता है। तो संबोधन कारक में बच्चों क्या होगा कि किसी को बुलाया जाएगा या पुकारा जाएगा। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर हे राम, अरे, हे, ये सभी हमारे क्या हैं? ये हमारा संबोधन कारक है। तो बच्चों आपको इनके विभक्ति चिन्ह आने चाहिए, आपको कारक का भी पता होना चाहिए तथा उसके विभक्ति चिन्ह का भी पता होना चाहिए। जब तक आपको कारक का पता नहीं होगा, उसके विभक्ति चिन्ह का पता नहीं होगा, तब तक आप पद परिचय को नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार बच्चों जो हमारा काल होता है ना, हम काल का भी पद परिचय देते हैं। कई बार जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया के करने का कोई ना कोई काल होता है, कोई ना कोई समय होता है, तो आपको जो क्रिया है वो किस समय हो रही है आपको ये भी बताना है। जब आप क्रिया का पद परिचय देते हैं तो साथ में ये भी बता देंगे कि इसका काल कौन सा है, कि यह क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, भूतकाल में हो रही है या भविष्य काल में हो रही है। तो क्रिया का पद परिचय देते समय आपको उसका काल भी साथ में लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो मैंने संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, कारक और उसके जो भेद बताए हैं वह आपको समझ में आ गए होंगे।